देखिए बेटा, आज पेज नंबर हम चलेंगे 177 से इस टॉपिक को लेके चलते हैं। देखिए, ये टॉपिक अब तक का हमने जो कराया है उसके अंदर विजयनगर साम्राज्य की मेन जानकारियां ही अभी तक आपने देखी हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जल संपदा का बहुत बार बार जिक्र आता है। एक क्वेश्चन स्पेशल पूछा जाता है कि इसकी जल संपदा के बारे में बताइए। इसके अंदर कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनसे पानी की प्राप्ति किसानों को होती थी। खेत में किसानों को पानी की प्राप्ति करने में किसी तरह की मुश्किलें तो नहीं आती थी। सरकार कितनी मदद करती थी, यानी उस समय के शासक कितनी मदद करते थे, उनके लिए नहरें निकलवाई गई थी। यहाँ पे हेरिया नहर का जिक्र आता है और एक जलाशय का जिक्र भी यहाँ पे आएगा। आप उसके विषय में भी पढ़ेंगे। देखिए बेटा, जल संपदा विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी के द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यानी विजयनगर का जो एरिया है वहां पर एक नेचुरल कुंड बना हुआ है। जैसे कि झील नहीं होती है बेटा, तो उस झील के झील नुमा एक कुंड बना हुआ है और जो नेचुरल है उसको किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है। ये भौगोलिक विशेषता है यहाँ की। सिचुएशन इस तरह की है, यानी बनावट इस तरह की है। चारों तरफ जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, नदियां बहती हैं, तो वहां पे एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। ये कौन सी नदी का जिक्र कर रहा है? ये तुंगभद्रा नदी का जिक्र कर रहा है कि इसकी दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। अब आप याद रखिए, इस लाइन के अंदर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसकी चट्टानें कैसी हैं। ये जो इलाका है इसकी चट्टानें कैसी हैं? तो इसकी चट्टान आप देख सकते हैं, ग्रेनाइट लिखा हुआ है। ग्रेनाइट कैसी धातु होती है? चमकीली और बहुत ही मतलब उसको अगर रगड़ा जाता है तो मतलब उसमें चमक भी होती है, बहुत शानदार चमक होती है। तो वो इस तरह की चट्टानें यहाँ पे हैं और उस पे झरने बहते हैं जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह की ये चट्टानें हैं, तो क्योंकि शहर के चारों तरफ इसी तरह की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं और ऐसा लगता है कि ये करधनी का निर्माण कर रही हूँ। करधनी एक जैसे कीप होती है, आपने देखा हो, जैसे कीप जो तेल वगैरह या किसी भी तरह का केमिकल होता है उसको डालने के लिए यूज की जाती है। और आप करधनी का एक दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे एक कोई भी पुरुष है या स्त्री है तो उसको इस रूप में भी इस्तेमाल उसको मतलब कमर के अंदर एक धागा बांधने की एक परंपरा रहती है, तो वो करधनी उसकी जगह पे यूज होता है। तो दो तीन मीनिंग इसके निकलते हैं। इन पहाड़ियों में कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों से झरने बहते हैं, जलधाराएं बहती हैं और आकर के नदी में मिल जाती हैं, जिससे नदी का पानी बढ़ जाता है। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। देखिए, वहां उस समय के शासकों ने कितना प्रयास किया था। जितने भी धाराएं जलधाराएं हैं उन पे सब पे बांध बनाया और सभी के साथ साथ हौज बनाए। हौज कैसे होते हैं? वाटर को स्टोर करने के बड़े बड़े कुंड होते हैं और ये नेचुरल नहीं होते, ये राजा ने बनवाए थे। क्योंकि यह प्रायद्वीप सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय इलाका है वो शुष्क प्रदेश है, इसलिए वहां की चट्टानें भी ऐसी ही हैं। इसीलिए पानी के संचयन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। संचयन होता है बेटा स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि शहर तक किसी तरह से पानी को पहुंचाया जाए, क्योंकि पीने के पानी की जो नीड है उसको पूरा किया जा सके। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। याद रखिए बेटा, कमलपुरम जलाशय का निर्माण कब किया गया था? 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था। और एक कमलपुरम जलाशय यहाँ का एक प्रमुख जलाशय है जो सिंचाई के प्रबंध के इस्तेमाल के लिए और नगर के अंदर पानी की पूर्ति के लिए इस्तेमाल होता था। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, सींचना होता है बेटा सिंचाई करना, पानी देना, यानी खेतों के अंदर पानी यहाँ से लेकर के उन खेतों के अंदर भेज दिया जाता था नहरों के माध्यम से, या बहुत से तरीके होते हैं, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। यानी खेतों की सिंचाई के लिए भी हो सकता है इस तरह की कोई नहर बनाई गई हो, लेकिन यहाँ इतना यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजकीय केंद्र यानी
राजधानी तक इस नहर के माध्यम से, कमलपुरम जलाशय से नहर के माध्यम से पीने का पानी ले जाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हीरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच में देखा जा सकता है। बेटा भग्नावशेष कैसे होते हैं? जो कि अवशेष, बचे हुए अवशेष को भग्नावशेष कहते हैं। तो यहाँ पर जल से संबंधित संरचनाओं में से जितने भी इस तरह के संरचनाएं हमें मिली हैं, जो स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स में से हीरिया नहर को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये हीरिया नहर एक एग्जाम्पल बनेगा। आप इसमें आप पॉइंट्स डाल के आप एक्सप्लेन करें। जैसे सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे चट्टानें कैसी हैं, नेचुरल आप जलकुंड का जिक्र करें, जलधाराओं का जिक्र उसमें करें, ये बताइए। प्राकृतिक कुंड के विषय में दूसरे पॉइंट पे आप बताइए होज के बारे में, होज का क्या काम आता था, किस तरह से पानी को स्टोर करते थे, कैसे पानी को पहुंचाया जाता था। और यहाँ पे फिर कमलपुरम जलाशय के हेडिंग डाल के उसके बारे में लिखिएगा। पानी की सिंचाई, खेतों की सिंचाई के लिए नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक पानी ले जाया जाता था। फिर हीरिया नहर के बारे में लिख दीजिए, जो कि कहां से निकाली गई है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। यानी ये नहर कहां से निकाली गई है? तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया बांध, और फिर उसमें से इस नहर को निकाला गया है। तो हीरिया नहर का लिंक किसके साथ है? तुंगभद्रा नदी पर जो तुंगभद्रा बांध है उसे लिंक कह सकते हो। वैसे तुंगभद्रा बांध जो है बाद में बनाया गया है, लेकिन हम सिर्फ तुंगभद्रा नदी पर बने हुए बांध का जिक्र जरूर करेंगे, उसमें नाम मत दीजिए तुंगभद्रा बांध। इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। यानी धार्मिक केंद्र किसे कहा गया है? जहां पर बहुत ही बड़े बड़े सुंदर और भव्य मंदिर मिलते हैं, उनके बीच का कुछ इलाका खाली है जहां पे हो सकता है खेती होती है। और शहरी केंद्र जहां पे मार्केट सिस्टम देखने को मिलता है, और हो सकता है राजकीय केंद्र भी शहरी केंद्र से ही इंक्लूड हो, उनके साथ में शामिल हो। इसको अलग करने के लिए एक घाटी का क्षेत्र होता है, और उसकी सिंचाई के लिए इस हीरिया नहर का पानी इस्तेमाल होता है। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले इसी वंश ने इस, यानी मैंने दो भाइयों का नाम आपको बताया था, एक का नाम हरिहर और एक का बुक्का राय, दोनों ही संगम वंश से बिलोंग करते थे, और ये उसी समय का ये हीरिया नहर बनवाई गई थी। अब यहां तक का टॉपिक जल संपदा के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने आपको बताया है। आप एक बार इसमें देखिए, भोजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार से होता था। बेटा ये बच्चे नहीं आए आज, बहुत कम आए हैं। सुबह मॉर्निंग में बेटा मैं स्कूल चला गया था, कुछ से संबंधित हमें काम था उसके लिए, तो इस वजह से वो क्लास नहीं हो पाई थी। कल हमें रिपीट में क्लास लेनी होगी क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं। एक बार इस टॉपिक को जरूर देख लीजिए। हौजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार से करते थे, यानी वाटर स्टोरेज के लिए जिस जलाशय हैं, हौज हैं, उनका निर्माण कैसे करते थे। कृष्णदेवराय के द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेस लिखता है। पेस कौन है? डोमिंगो पेस, जो कि एक इतिहासकार कह लीजिए आप उसे, या फिर आप उसको विदेशी यात्री कह लीजिए, जो हमारे इंडिया के अंदर विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के मकसद से आया था, और उसने अपना एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखा, यात्रा वृतांत लिखा, और उसके बारे में विजयनगर साम्राज्य की जानकारी हमें बताई। तो राजा ने एक जलाशय बनवाया, ये बताया गया है। राजा का बनवाया गया था जलाशय, जैसे कि कृष्णदेव राय जो है उन्होंने एक जलाशय बनवाया दो पहाड़ियों के मुख विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी में आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो। इसके अलावा जल 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी से पाइपों से आता है। यहाँ पे देखो क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। दो पहाड़ियों के मुख विवर पर, मुख विवर कैसा होता है, यानी पहाड़ियों की जो तलहटी का इलाका है उसमें से जहां पे पानी नीचे ढलना शुरू होता है, उस पर जिसमें दोनों में से किसी पहाड़ी में आने वाला सारा जल, क्योंकि मुख विवर से ही पानी नीचे उतर सकता है। अगर जैसे एक निश्चित ढाल होता है पहाड़ी का, तो उस ढाल से होकर के पानी नीचे उतरता है, उसको मुख विवर बोला गया है। यानी एक मुख कह सकते हो आपको, जो ढाल से पानी नीचे की तरफ आएगा, नदी में आएगा। तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था। तो इस पानी इकट्ठा होने के बाद क्या किया गया, उसे 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से पाइपों से आता है, यानी उस इलाके में पानी भेजा जाता था जहां पे पानी की कमी थी। 15 किलोमीटर दूर
आप देख सकते हैं पाइपों से पानी का जिक्र यहाँ पे किया गया। इसका मतलब ये लोग पाइपें जानते थे। आज के जैसी पाइपें नहीं बनाते थे। कहीं आप सोचो कि आज के जैसी पाइपें बनाते थे, इनकी बनाने की शैली डिफरेंट रही होगी, लेकिन ये पाइपें बनाना जानते थे। हो सकता है मसाले की पाइपें बनाना जानते हो, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यानी जो पहाड़ का बाहर का हिस्सा होता है उसके साथ साथ इस तरह की पाइपें बनाई गई थी। यह जल एक झील से लाया जाता है, यानी एक पहाड़ी क्षेत्र में एक झील है, वहां से पानी लाया जाता था, जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। यानी जब पानी उसमें ज्यादा हो जाता है तो पानी छलक करके उसमें से छोटी नदी में पहुंच जाता है। और जलाशय में से 3 विशाल स्तंभ बने हुए हैं। यानी जो जहां पे जलाशय बना हुआ है पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, वहां पे 3 विशाल स्तंभ बने हुए हैं, यानी 3 खंबे उसमें पानी के अंदर जलाशय में लगे हुए हैं, जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। यानी उन खंभों पर चित्र बनाए गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं, यानी ये खंबे जो हैं ऊपरी हिस्से के अंदर पाइपों से इन्हें जोड़ा गया है, जिनमें से अपने बगीचों और धान के खेतों की सिंचाई के लिए पानी लाते हैं। यानी यहाँ के आसपास के लोगों की बगीचों को पानी यहाँ से मिलता है, और धान के खेतों की सिंचाई के लिए भी इस जलाशय से पानी मिलता है। और इस जलाशय को बनाने के लिए राजा ने पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया था। यानी राजा ने इतना ज्यादा मतलब स्ट्रगल किया इसके लिए, इतनी ज्यादा मेहनत की और लोगों को मोटिवेट किया, अपनी सेना को भी यूज किया होगा उसने। उसने पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया था इस जलाशय के निर्माण के लिए। इसका मतलब ये कैसा जलाशय है? ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये क्योंकि राजा ने इसे बनवाया है। यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है शासक का, क्योंकि इस तरह का अभिलेख नहीं मिला है। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहां 15 से 20 हजार आदमी थे चींटियों की तरह। यानी ये व्यक्ति, ये किसने बताई है ये बात? ये डोमिंगो पेस नाम के उस यात्री ने बताई है कि मैंने देखा 15 से 20 हजार आदमी उसमें काम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे चींटियां काम कर रही हूँ। राजकीय केंद्र की और जातीय कृत्रिम जल प्रणाली का आप ये चित्र यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पानी को ले जाने की व्यवस्था इस तरह से करते थे, यानी राजधानी में पानी ऐसे जाता था। यहाँ आप यहाँ तक की प्रॉब्लम बताओ बेटा, कोई भी किसी भी तरह की। अब हम किले बंदियां और सड़कों के विषय में जानेंगे। यहाँ बच्चे बहुत कम हैं। नेहा बेटा बोलो। सर, यस नेहा सर ये बोलो। पैराग्राफ दोबारा रिपीट कर दो। कौन सा वाला? ये जो होजों और जलाशयों वाला, ये या फिर ये यस जल सर। संपदा? जल संपदा का तो सर आसान नहीं, है। ये अच्छा ये वाला। तो आप ऐसे करो बेटा, यहाँ पे बच्चे बहुत ही कम जुड़े हैं, तो 3 बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। अब रिपीट करेंगे, हम ऐसा करेंगे कल इसको रिपीट करवा देंगे, ठीक है? सारा ही ओके रिपीट सर। करवा देंगे, आपको जल संपदा से ही पढ़ा देंगे दोबारा से। यहां तक वैसे कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा आप। पेज नंबर 173 का बता दो, 176 का। 176 का बेटा, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के विषय में, जहाँ पे विजयनगर की राजधानी और उसके आसपास का की जो रूपरेखा है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। ये जो छोटा बॉक्स है इसमें तो विदेशी जितने भी यात्री हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। जो लोग यहाँ पे आए, एक इटालियन व्यापारी आया, अब्दुल रज्जाक आया, फारस के राजा का दूत, जो कि फारस के राजा के दूत की तरफ मतलब दूत बन के आया था अब्दुल रज्जाक, और अफानासी निकितिन जो कि रूस का एक व्यापारी था। और ये नीचे दिए गए हैं दुआर्ते बरबोसा, इनकी संख्या भी आप बता सकते हैं कि जो पहले जो बताए हुए व्यापारी हैं ये 15वीं शताब्दी में आए, और ये बाद में दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस, पुर्तगाल के फर्नांडो नूनीज, ये 16वीं सदी में आए हैं। ये कहाँ आए? विजयनगर साम्राज्य में। इन्होंने जो कुछ देखा उसके बारे में लिखा। ये चित्र है बाकायदा, इसमें कहाँ कहाँ किस तरह का शाही केंद्र है। हम्पी, इसको वर्तमान में स्थानीय जनता हम्पी के नाम से जानती है। पवित्र केंद्र में धार्मिक मंदिर वगैरह बने हुए हैं। ऊपर तुंगभद्रा नदी बताई गई है। यहाँ पे केंद्रीय भाग है जो कि राजधानी का मेन केंद्र बता सकते हैं आप इसे। शाही केंद्र में राजमहल वगैरह, यानी राजा का परिवार जो है वो वहां पे रहता था। विशाल फैला हुआ शहर, इसके बारे में ये बताया गया है कि ये किसी ऊंचे पर्वत पर खड़े होकर के डोमिंगो पेस लिखते हैं कि दूर से बहुत ज्यादा सारा कंप्लीट हिस्सा हम विजयनगर का नहीं देख पाते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा है। इसकी तुलना की गई है रोम के साथ, जो इटली का एक महत्वपूर्ण शहर उसमें था, रोमन साम्राज्य में। और यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ही सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, बहुत ही अच्छे खजूर के पेड़ों के बगीचे राजा के महल के आसपास हैं। यहाँ मतलब इसकी बसावट बहुत ही सुंदर है।
तो उसकी प्रशंसा की गई है, मतलब इस पैराग्राफ के अंदर बेटा, यही है इसमें। ठीक है, ओके सर। और बेटा निखिल कितना है? सर कल से बोलो। तो क्लासेस मॉर्निंग में ही लगेगी ना? मॉर्निंग में ही लगेगी डेफिनेटली, क्यों नहीं बेटा, आज तो किसी वजह से हुआ था ना इसे। मान लो स्कूल के अंदर जिस दिन बुलाएं या अचानक से बुला लेंगे तो बेटा फिर आपको हम सूचना देंगे उसकी, ऐसी बात नहीं है। जैसे आज आपको ओके मैंने सर। नोटिस दिया था, ठीक है बेटा। और इतना टॉपिक जितना बताया है उसको टॉपिक को जरूर पढ़ें, ठीक है। और आप कहें तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा बहुत और आगे पढ़ाऊं, किलेबंदियां और सड़कें, आप कहें तो। नहीं तो फिर कल तो रिपीट सर होना ही है बच्चे ही बेटा ये नहीं है। टॉपिक। सर हाँ कल ही बच्चे कम पढ़ा है ना देना। इस वजह से, तो कल पढ़ा देंगे इसको, ठीक है बेटा। तो अब आप लीव कर सकते ओके हैं। सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। Good afternoon, sir.